तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप सब लोगों से पूछा था कि क्या आप वीडियो चाहते हो एटीसी पर, एंड क्योंकि मेजॉरिटी लोग वीडियो चाहते थे तो आ गया है ये डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 80C के अंडर जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके थ्रू आप कैसे अपना टैक्स बचा सकते हो, उसके साथ साथ हर ऑप्शन का रिटर्न, रिस्क और कितना लॉक इन पीरियड होता है, ये सभी चीजें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं हो, मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले इस फाइनेंशियल ईयर के टैक्सेस में पैसा बचाने के लिए ना 31 मार्च से पहले आप अपनी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स जरूर कर देना, याद से कर देना, और लास्ट मोमेंट पे मत छोड़ो यार, फेब में कर लो, सबसे बेटर रहेगा। आपको पता है आप 80C के अंडर 45,000 तक बचा सकते हो। इनफैक्ट 80C के अंदर ही एक सबसेक्शन है 80CCD, अगर आप उसको भी कंबाइन कर लो ना तो आप अप टू 60,000 तक टैक्सेस बचा सकते हो अगर आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो। जैसे मान लेते हैं 80C के अलावा और जितने भी डिडक्शन है वो हटाने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 12 लाख रुपए। अब इसके ऊपर आप 80C के अंडर 1.5 लाख और 80CCD के अंडर 50,000 अगर इन्वेस्ट कर देते हो जो अपर लिमिट है, तो बेसिकली आपकी टैक्सेबल इनकम 2 लाख से कम हो जाएगी और आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 10 लाख। उस केस में आपको 1,12,500 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन 12 लाख की इनकम पे आपको 1,72,500 रुपीज इतना टैक्स भरना पड़ेगा, यानी टोटल 60,000 का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अप्लाई करोगे। अब 80CCD में आपको करना है या नहीं वो आप बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन डिसाइड कर सकते हो। हर ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और अपने खुद के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, आप कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्टेड रख सकते हो, मतलब लॉक इन पीरियड हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का देखकर, रिटर्न्स, रिस्क एपेटाइट, ये सब चीजें आपको सोचनी ही है। ऑल्दो ये टैक्स सेविंग ऑप्शन है लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हर इन्वेस्टमेंट की तरह ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लान ही बनाना। तो सेक्शन 80C और इसी का एक सब सेक्शन है 80CCC, इन दोनों सेक्शंस को मिलाकर आप अप टू 1.5 लाख सेव कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप 80CCD जो भी 80C के अंदर ही आता है उसको भी कंबाइन कर लो तो आप एडिशनल 50,000 सेव कर सकते हो, तो टोटल मिलाकर आप 2 लाख रुपए सेव कर सकते हो इस सेक्शन में। तो 80C के अंदर आती है ये सब चीजें जैसे कि यूलिप, ELSS, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रिंसिपल पेमेंट टुवर्ड्स होम लोन, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स सेविंग FD एक्सेट्रा। तो इन ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे 80C में डिटेल्स में। उसके अलावा 80CCC में आपके एन्युटी पेंशन प्लान्स आते हैं। उसके अलावा सेक्शन 80CCD में आपका NPS आता है। तो एसेंशियली 80CCD के अंदर भी ना 3 सब सेक्शंस है, तो आप ध्यान रखना उस चीज का। सबसे पहला है 80CCD 1 जो उसी 1.5 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब वो अलग से जो 50,000 है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जब भी एम्प्लॉई अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा है 80CCD 1 में तो उसको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको वो एडिशनल बेनिफिट लेना है तो आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हो इन 80CCD 1B। तो ये प्रोविजन मिल गई है जिससे आपको एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको उसमें भी फायदा मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD 2। इसमें भी आपको वो एडिशनल 50,000 वाला ही फायदा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। 80C के अंदर 1.5 लाख होता है, उसके अलावा एडिशनल 50,000 का आपके पास प्रोविजन है अंडर सेक्शन 80CCD 1B या फिर 80CCD 2। नाउ एक और चीज, जो आपका 80CCD 1 है और 80CCD 2 है उसकी लिमिट है अप टू 10% ऑफ योर सैलरी, लेकिन 80CCD 1B के अंदर आप 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, और क्योंकि अभी हमने NPS की बात की है तो NPS से ही शुरू कर लेते हैं। NPS है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम, जो एक तरीके की आपकी पेंशन स्कीम है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। इस स्कीम में आपके रिटर्न्स रहते हैं 8 to 10%।
इसमें रिस्क है मीडियम टू हाई, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होती है, इक्विटी या रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। ऑल्दो गवर्नमेंट स्कीम है बट स्टिल बिकॉज ऑफ दैट मार्केट रिस्क तो रहता ही है। इसका लॉक इन पीरियड है अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स। तो याद रखना ये एक पेंशन स्कीम है और उसी तरीके से बनाया गया है। ऑल्दो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेकिन फुल विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एंड इवन आफ्टर मेच्योरिटी, मतलब 60 ईयर्स के बाद आप सिर्फ 60% एक बार में विड्रॉ कर सकते हो, जो टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन जो बाकी 40% है वो आपको किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू एन्युटी प्लान की तरह ही मिलेगा एंड दैट विल बी टैक्सेबल। हम डिटेल्स में कभी इसके विड्रॉल प्रोसीजर के बारे में समझेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम का प्रो ये है कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है गवर्नमेंट स्कीम होते हुए भी। बट इसका नुकसान ये है कि लंबे समय तक आपका पैसा अटका रह जाता है। तो जब हमने एक रिटायरमेंट प्लान की बात कर ली, तो लगे हाथ एक और रिटायरमेंट प्लान की बात कर लेते हैं, जो कि है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये भी गवर्नमेंट स्कीम है और गवर्नमेंट ने इस ऑब्जेक्टिव से बनाया था कि आपको पता होगा अगर आप लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो कि वहाँ पे एक EPF नाम का कंपोनेंट होता है। बेसिकली आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी अपनी कंपनीज के थ्रू मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे वो EPFO से अभी तक लिंक नहीं है, या उनको ज़रूरत नहीं है लिंक होने की, या बहुत सारे लोग अपना खुद का कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको ये EPFO फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इन दैट पर्टिकुलर केस ये PPF इंट्रोड्यूस किया गया है। तो PPF का इंटरेस्ट रेट होता है 7 to 8%। करेंटली 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन इसका रिस्क काफ़ी लो होता है। सेफ स्कीम है, आपको पता है आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर स्कीम का लॉक इन पीरियड है 15 साल एंड इसमें जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं ना, वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो इस स्कीम में भी आपको पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी मिल जाती है 6th ईयर ऑनवर्ड्स। अगर आपको क्लोज करना है अपना PPF अकाउंट, तो ऐसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही होते हैं जिनमें आप PPF अकाउंट क्लोज कर सकते हो, वो भी कम से कम 5 साल होने के बाद। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर स्कीम में काफ़ी लो रिस्क है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है और उसके साथ साथ आपके जो रिटर्न्स है वो टैक्सेबल नहीं है ना, इसलिए बहुत सारे लोग PPF को ऑप्ट करते हैं और ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। लेकिन क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप एकदम से पैसा नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये पर्टिकुलर स्कीम में थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है ELSS। ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, बेसिकली ये एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यानी इसके थ्रू आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी शेयर मार्केट या उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम में यूजुअली अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। आप 14-15% तक रिटर्न्स ले सकते हो ELSS स्कीम के अंदर। एक छोटी सी कैलकुलेशन शेयर करती हूँ। मान लो आपने 1 लाख रुपए ELSS में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप 30% वाले टैक्स स्लैब में हो तो 30% तो आपके वैसे ही बच गए टैक्स के। ऊपर से अगर आप उस 1 लाख पे 15% का रिटर्न जनरेट कर लेते हो, तो आपके टोटल फायदा हो गया 45% का। मतलब इतना ज़्यादा हाई रिटर्न ओवरऑल बहुत मुश्किल है अचीव करना। और आपको पता है इसकी जो रिटर्न्स है वो ऑल्दो टैक्सेबल है, लेकिन आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगेगा, जैसे शेयर मार्केट पे लगता है। तो एसेंशियली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप 1 लाख तक का गेन कर रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और उससे ऊपर 10% टैक्स प्लस सेस वो लगता है। तो इसलिए इन अ वे आप इस पर काफ़ी पैसा बचा सकते हो। इसका लॉक इन पीरियड है 3 साल का, लेकिन ध्यान रखना इसमें रिस्क होता है हाई, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है और इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी शेयर मार्केट में इन अ वे, तो इसलिए मार्केट लिंक रिस्क इसमें रहता है। तो बहुत क्लियर है, इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा है अच्छे रिटर्न्स, वही नुकसान है बड़ा रिस्क। और अगर आप चूज करना चाहते हो कि आप कौन से ELSS में इन्वेस्ट करो, तो मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आपको जाकर वो जरूर देखना चाहिए। अगला ऑप्शन है ULIP यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट
दोनों की फैसिलिटी एक ही प्लान में मिल जाती है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का रिटर्न होता है 8 to 10%। इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल एंड इसमें रिस्क मीडियम टू हाई रहेगा। अगेन एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो मोस्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। अब इस पे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पर टैक्स होगा या नहीं, तो एसेंशियली ना अगर आपने 1 Feb 2021 से पहले पॉलिसी ले ली थी तो फिर टैक्सेबल नहीं है आपकी जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उस टाइम पे ये चेंज आया एंड उसके बाद जितनी भी पॉलिसीज ली जा रही है अगर उनका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा होता है ना, इन दैट केस वो टैक्सेबल होगी मोस्ट लाइकली। जैसे हमने LTCG रूल्स की बात की है इन ELSS, उसी तरीके से टैक्स होना चाहिए यूलिप भी, बट इस चीज़ को लेकर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इस स्कीम का फ़ायदा ये है आपको इंश्योरेंस की सिक्योरिटी और एक म्यूचुअल फंड टाइप की इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही स्कीम में मिल जाता है। कुछ यूलिप्स जो 8 to 10% की हमने बात की उनसे ज़्यादा रिटर्न्स भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि इसमें बहुत ही सारे तरीके के खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह वगैरह, एंड टोटल एडअप करके ये स्कीम बहुत महंगी पड़ जाती है कई बार। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास टैक्स सेविंग FD। तो FD तो आप जानते ही हो बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट, और ये एक स्पेशल तरीके का फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें आप टैक्सेस बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C। तो ये आप अपने बैंक से पूछ सकते हो टैक्स सेविंग FD के बारे में और वो पूरी डिटेल्स दे देंगे। अब इसमें रिटर्न्स यूजुअली 5 से 6% होते हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम में रिस्क लो रहता है क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि आपकी FD आपको कितना रिटर्न देने वाली है, और जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे ना उस पर टैक्स लगेगा एज पर योर स्लैब। मतलब अगर आप 30% वाले स्लैब में हो तो उन रिटर्न्स पे उतना ही टैक्स लगेगा। अब FD में ना यूजुअली 5 से 10 साल का कोई टाइम पीरियड होगा आपका, ऑल्दो लॉक इन पीरियड 5 साल का ही होता है टू अवेल द बेनिफिट, लेकिन 5 से 10 साल का कुछ जो भी आपका टाइम पीरियड होगा, बट मोस्टली बैंक्स ना आपको 5 साल में क्लोज करना अलाउ कर देते हैं। तो अगर आपको 5 साल में क्लोज करनी है तो आप अकॉर्डिंगली पहले से ही डिस्कस करके रखना। इस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा ये है कि काफ़ी सेफ ऑप्शन है और आपका बहुत इजीली काम हो जाता है। मतलब एक कॉल लगाओ बैंक में एंड मोस्टली आपके लिए चीज़ें इजीली हो जाती है। लेकिन नुकसान ये है कि इसके रिटर्न्स काफ़ी कम है, 5 से 6%, एंड हार्डली इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक तरीके से फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस के साथ कर सकते हो। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको रिटर्न मिलता है 6.8%, जो पहले 7.9% था, अब 6.8% कर दिया गया है। इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल का और इसमें काफ़ी लो रिस्क है। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं ना वो टैक्सेबल होते हैं, मतलब आपको रिटर्न्स पे टैक्स भरना पड़ेगा एज पर योर अर्निंग स्लैब। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो जो आपने इन्वेस्ट किया है आप उसी पर्टिकुलर अमाउंट को क्लेम करोगे, लेकिन सेकेंड ईयर में जो आपने सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया वो अमाउंट और जो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला है वो अमाउंट दोनों ही क्लेम कर सकते हो, क्योंकि जो इंटरेस्ट भी होता है ना स्कीम में वो री इन्वेस्ट हो जाता है। अब 2 स्कीम्स और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं बिफोर गोइंग टू ऑल अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सीनियर सिटीजन के लिए है। इसका जो रिटर्न है वो है 7.4%। ये 8.6 से 7.4% कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर स्कीम का रिस्क लो है और लॉक इन पीरियड 5 साल का है। इसके जो रिटर्न्स है ना वो पार्शियली टैक्सेबल है, मतलब इसका जो रिटर्न है ना वो 50,000 एक्सीड करता है। इन दैट केस आपका एक नॉमिनल सा TDS डिडक्ट होता है। तो नेक्स्ट स्कीम है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। ये पर्टिकुलर स्कीम बनाई गई है फॉर गर्ल चाइल्ड टू हेल्प देम एजुकेट। बेसिकली जो गवर्नमेंट कैंपेन चलाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंडर ये एक स्कीम लेकर आए हैं। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि आप अपनी डॉटर का फ्यूचर सिक्योर करो। इसमें आपको रिटर्न मिलता है 7.6%, तो ये 8.4 से अब 7.6% कर दिया गया है। ये पर्टिकुलर स्कीम में काफ़ी कम रिस्क है, बट इसका लॉक इन पीरियड है जब तक द गर्ल चाइल्ड टर्न्स 21। ऑल्दो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है व्हेन शी टर्न्स 18। इसकी जो रिटर्न्स है वो टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा ATC के अंदर आपके पास कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो आप क्लेम कर सकते हो। लेट्स क्विकली डिस्कस देम। एक तो आप LIC का प्रीमियम क्लेम कर सकते हो, देन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्लेम कर सकते हो, देन NABRD
के द्वारा इशू की गई बॉन्ड्स भी आप क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी इंश्योरर से लिया हुआ एन्युटी प्लान एंड या फिर कोई और रिटायरमेंट प्लान, ये सब चीज़ें भी आप क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की जो आप क्लेम कर सकते हो। ये चीज़ें ज़रूर कर लेना क्लेम अगर आपने ये खर्चा किया है तो। फर्स्ट इज ट्यूशन फी ऑफ अप टू 2 किड्स। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट टुवर्ड्स अ होम लोन। एंड देन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी तरफ आपने जो स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हो एटीसी के अंडर। अब अगर आप एटीसी के अलावा बाकी डिडक्शंस जानना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो चेक कर लेना, थोड़ा टाइम पहले ही बनाया है। इसके अलावा आप जो जो वीडियोस चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।